गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों आज हमारा जो हिंदी व्याकरण में जो पाठ है वो है वाच्य। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वाच्य के बारे में। तो वाच्य से बच्चों क्या अभिप्राय होता है? बच्चों वाच्य से हमारा अभिप्राय होता है बोलने का विषय, कि हमारा बोलने का विषय क्या है, हम किस विषय को हमें प्रधानता देनी है। हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि वाच्य वाक्य का वो प्रकार है जो हमें ये बताता है कि वाक्य में किस चीज़ की प्रधानता है। वाक्य कर्ता प्रधान है, या वाक्य में क्रिया की प्रधानता है, या वाक्य में कर्म की प्रधानता है। किस चीज़ को प्रधानता, किस चीज़ की प्रधानता मतलब किस प्रकार से हम उस वाक्य को बोलना है कि हमें उसके कर्ता को हमें प्रधानता देनी है, या हमें उसके कर्म को प्रधानता देनी है, या हमें उसके भाव को प्रधानता देनी है। ठीक है, जिस हमें पता चलता है कि हमको किसको प्रधानता देनी है। ठीक है, अगर हम परिभाषा के रूप में समझेंगे तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह जानकारी मिलती है कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। मतलब हमें किस चीज़ को प्रधानता दे, बोलने हमको किस चीज़ को प्रधानता देनी है। ठीक है, बोलते वक्त हमको कर्ता को प्रधानता देनी है, या हमको कर्म को प्रधानता देनी है, या हमको भाव को प्रधानता देनी है, उसको हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, अब वाच्य के बच्चों 3 भेद होते हैं बच्चों। पहला होता है कर्तृवाच्य, कृतिवाच्य। ठीक है, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे कृतिवाच्य। ठीक है, ये कृतिवाच्य क्या होता है बच्चों? तो जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता के साथ होता है तथा कर्ता की प्रधानता रहती है, मतलब जहाँ पर क्रिया का जो संबंध होता है वो कर्ता के साथ होता है, और अब चूंकि क्रिया का संबंध कर्ता के साथ है तो कर्ता की प्रधानता होती है, तो वहाँ पर कृतिवाच्य होता है। ठीक है, यह हम कह सकते हैं, उसे हम कृतिवाच्य कहते हैं। जैसे उमेश खीर खाता है, तो यह क्रिया क्या हुई? यहाँ पे क्रिया हुई खाता है। तो कौन खाता है खीर? उमेश खाता है। तो क्रिया का संबंध किससे हो गया? उमेश से हो गया, कर्ता से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रधानता किसकी है? उमेश की प्रधानता है, उमेश खीर खाता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम कहें सरिता कविता लिखती है, तो क्रिया हो गई लिखती है। तो लिखती है, कौन लिखती है? सरिता लिखती है, तो क्रिया का संबंध कर्ता से हो गया। उसी प्रकार अगर हम कहें सीता कढ़ाई करती है, तो कढ़ाई करती है ये क्रिया हो गई, और कौन करती है? सीता करती है, सीता कर्ता हो गई। तो यहाँ सीता की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, तो यहाँ पर क्या होगा? कृतिवाच्य होगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हमने जो तीनों वाक्य पढ़े ऊपर, उसमें तीनों ही वाक्यों में क्रिया का जो प्रयोग है वो किसके लिए हुआ है? कर्ता के लिए हुआ है प्रयोग। तो ये वाक्य कौन से वाक्य हैं? ये कृतिवाच्य हैं। अब दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य देखो, जैसे इस कर्मवाच्य को पढ़ के ही आप समझ में आ रहा हो, यहाँ पर किसकी प्रधानता होती है? यहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, तो जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता के साथ ना होकर कर्म के साथ होता है, तो उसमें कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, तो जिस वाक्यों में जो क्रिया होती है उसका संबंध कर्ता के साथ ना होकर कर्म के साथ होता है, तथा जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है, कर्म की प्रधानता होती है, वहां पर क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे उदाहरण के हम कहें उमेश द्वारा खीर खाई जाती है, तो क्रिया क्या है? यहाँ पे क्रिया है खाई जाती है। ठीक है, तो क्या खाई जाती है? खीर खाई जाती है। अभी हम कह रहे खीर खाई जाती है तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रधानता किसको दी गई? कर्म, खीर को प्रधानता दी गई। ठीक है, उस प्रकार सीता द्वारा कढ़ाई की जाती है,
तो यहाँ पर क्या किया, की जाती है, कर्म हो गई, क्रिया हो गई, और कर्म क्या हो गया, कढ़ाई, क्या करती है, कढ़ाई करती है। तो यहाँ पर किसकी प्रधानता हो गई, कर्म की प्रधानता होगी। उसी प्रकार सारिका द्वारा स्वेटर बुना जाता है, तो बुना जाता है क्रिया हो गई, और क्या बुना जाता है, स्वेटर बुना जाता है। तो यहाँ पर प्रधानता किसकी हुई, स्वेटर की, कर्म की प्रधानता हो गई। तो जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म के साथ होता है, कर्ता के साथ नहीं होता, ठीक है, और जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है वहां पर कर्मवाच्य होता है। ठीक है। तो जो मैंने ऊपर इस वाक्य पढ़े हैं, जैसे उमेश द्वारा खीर खाई जाती है, सीता द्वारा कढ़ाई की जाती है, या सारिका द्वारा स्वेटर बुना जाता है, तो उपयुक्त वाक्यों में क्या है, क्रिया का प्रयोग किसके लिए हुआ है, क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग और वचन के अनुसार हुआ है। ठीक है। जैसे खीर, खीर क्या हो गई, खीर हमारी स्त्रीलिंग हो गई, स्त्रीलिंग हो गई, तो यहाँ पर कर्म क्या हो गया, खाई जाती है। ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो होता कि डोसा, उमेश द्वारा डोसा, डोसा, तो डोसा क्या होता है, डोसा एक पुल्लिंग है, तो वहां पर क्या होता है, खाया जाता है। तो यहाँ पर जो कर्म क्रिया हो गई वो कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होती है। ठीक है। जैसे सारिका द्वारा, देखो अभी सारिका द्वारा स्वेटर, स्वेटर क्या हो गया, ये पुल्लिंग है, तो बुना जाता है, क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बुना जाता है हो गई, बुना जाती है नहीं हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो क्रिया का प्रयोग होता है वो कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है। अब है तीसरा हमारा भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है, मतलब इसमें क्या, भाववाच्य में क्या होता है, जो क्रिया का प्रयोग होता है वो ना ही कर्म कर्ता के अनुसार होता है और ना ही कर्म के अनुसार होता है, दोनों के अनुसार नहीं होता। यहाँ पर तीसरा भाव के अनुसार होता है, तो वहां पर हमारा क्या होता है, भाववाच्य होता है। उदाहरण के लिए जैसे माँ से अब चला नहीं जाता, तो ये भाव है ना, उसने सोचा कि माँ से, उसने सोचा, उसके अंदर भाव आया ये कि माँ से अब चला नहीं जाता, या कहें मरीज से अभी उठा नहीं जाता, या उनसे रोया नहीं जाता। तो यहाँ पर क्या है, ना ही कर्ता के अनुसार क्रिया है, ना ही कर्म के अनुसार, यहाँ भाव के अनुसार है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भाववाच्य है बच्चों। अब वाच्य परिवर्तन बच्चों, ठीक है। तो वाच्य परिवर्तन मतलब वाच्य को हम किस प्रकार पहचाने कि ये कर्तावाच्य है, कि ये कर्मवाच्य है, या भाववाच्य है, कृत्यवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। ठीक है। और हम किस प्रकार से परिवर्तन करें, अब मतलब कृत्यवाच्य उसको हम भाववाच्य में किस प्रकार परिवर्तित करें, या कृत्यवाच्य को हम कर्मवाच्य में किस प्रकार परिवर्तित करें, तो उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, ध्यान से सुनिए, कर्मवाच्य में सामान्यतः क्रिया करने वाले व्यक्ति का संकेत आवश्यक नहीं होता। तो मतलब जो कर्मवाच्य होता है, जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है, उसमें जो क्रिया जिसके द्वारा की जा रही है उसको प्रधानता नहीं दी जाती। ठीक है। जैसे रमेश द्वारा खीर खाई जाती है, तो रमेश को प्रधानता नहीं दी गई, इसमें प्रधानता किसको दी गई है, खीर को प्रधानता दी, क्योंकि कर्म है खीर। ठीक है। तो वही है, कर्मवाच्य में सामान्यतः क्रिया करने वाले व्यक्ति का संकेत आवश्यक नहीं होता। जैसे बंगाल में चावल खाया जाता है, ठीक है, या फिर यहाँ हिंदी बोली जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर किसके द्वारा हिंदी बोली जाती है, कौन खाता है, इसकी संकेत करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है बच्चों, कर्मवाच्य या भाववाच्य के जिन वाक्यों में, ध्यान से सुनिए, कर्मवाच्य या भाववाच्य के जिन वाक्यों में कर्ता के बाद से का प्रयोग होता है, वहां के सामर्थ्य का भाव रहता है, वहां के सामर्थ्य का भाव रहता है, वहां पर क्या होता है, वहां सामर्थ्य का भाव आ जाता है। जहां पर कर्मवाच्य या भाववाच्य में से का प्रयोग होता है, वहां पर सामर्थ्य का भाव आता है। तो ऐसे वाक्य प्रायः नकारात्मक होते हैं। तो वो वाक्य जो होते हैं वो अक्सर नकारात्मक होते हैं, वो सकारात्मक
नहीं होते। जैसे मान लो उदाहरण दें, मुझसे कपड़ा नहीं धोया जाता, ठीक है, मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है, तो वो अधिकांश 99% नकारात्मक ही होंगे, ठीक है। 1% चांसेस है कि वो सकारात्मक हो, ठीक है। ऐसे ही वाक्य अक्सर प्रचलित होते हैं, जैसे मुझसे कपड़ा नहीं धोया। अब ये नहीं कहा जाएगा मुझसे, वहाँ सामर्थ्य बता रहा है, वो अपने सामर्थ्य का प्रयोग हो रहा है ना यहाँ पे, कि वो अपनी सामर्थ्य, कि मुझसे कपड़ा नहीं धोया जाता, सामर्थ्य है उसकी, या मुझसे चला नहीं जाता। अब ये नहीं कहेंगे मुझसे चला जाता है, तो इसमें सामर्थ्य की बात नहीं हो गई, ठीक है ना। मतलब कोई इंसान कोई काम नहीं कर पा रहा है तो वो बताएगा मुझसे ये काम हो नहीं पाता, अपना मजबूरी, अपना सामर्थ्य बता रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे अब ये है ना, मुझसे कपड़ा नहीं धोया जाता, मुझसे चला नहीं जाता, अधिकतर वाक्य प्रचलित हैं। लेकिन मुझसे कपड़ा धोया जाता है, मुझसे चला जाता है, ऐसे वाक्यों का प्रयोग बहुत ही कम मिलता है। मतलब 99% तो नकारात्मक ही होते हैं, 1% होता है कि वहाँ पर सकारात्मक का प्रयोग हो। अब तीसरा क्या है, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं के साथ ही संभव है। मतलब जहाँ भाववाच्य है उसको भाववाच्य को पहचानने का एक तरीका और भी है। अगर हम ये कहें कि हमें भाववाच्य कैसे पहचाने, तो उसका तरीका है कि भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं के साथ ही संभव है, क्योंकि इसमें कर्म की स्थिति नहीं होती। मतलब यहाँ पर कर्म को प्रधानता नहीं दी जाती, ठीक है। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं के साथ ही, भाववाच्य जो होता है वो अकर्मक क्रियाओं के साथ ही प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें कर्म की स्थिति नहीं होती। भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन, अन्य पुरुष या पुल्लिंग रूप में ही रहती है। जो भाववाच्य होते हैं उसमें जो क्रिया होती है वो हमेशा एक वचन में होगी, या पुल्लिंग में होगी, या अन्य पुरुष में होती है। जैसे सोया जाता है, खाया जाता है, चला जाता है। जैसे हम कहें सीता से सोया नहीं जाता, ठीक है। अब सीता तो स्त्रीलिंग है, तो वहाँ पर हमने सीता सोया नहीं जाती ऐसा नहीं बोलेंगे, यहाँ पे पुल्लिंग का ही प्रयोग होगा, ठीक है। और अक्सर एक वचन का ही प्रयोग होगा भाववाच्य में। अब है वाच्य परिवर्तन। अब है मान लो पेपर में आता है, आपको कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य बनाइए। कोई वाक्य दिया जाए आपको कृत्यवाच्य का, उससे आपको कहा जाए कर्मवाच्य बनाइए, तो वहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। पहला क्या है, कृत्यवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करें। अगर हमें कृत्यवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है तो पहला क्या है, कृत्यवाच्य की जो मुख्य क्रिया है उसको सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करें। दूसरा क्या है, कर्ता के साथ से अथवा द्वारा या के द्वारा लगाएं। मतलब कर्ता के जो साथ होता है, ये तीन चीजें, या तो से, द्वारा या के द्वारा, इनका प्रयोग करते हैं। तीसरा, क्रिया के परिवर्तित रूप के साथ काल, पुरुष, वचन तथा लिंग के अनुसार जाना क्रिया का प्रयोग जोड़ें। मतलब अक्सर जब हमसे कृत्यवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो क्रिया का जो परिवर्तित रूप होता है उसके साथ हमको पुरुष, वचन तथा लिंग के अनुसार जाता की क्रिया का प्रयोग करते हैं। चौथा क्या है, यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो को, तो उसे हटा दे। और यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी होती है को, ने, तो उसको हटा दिया जाता है। यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी होती है को, ने, तो उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। जैसे माँ खीर खाती है, ये माँ खीर पकाती है, तो इसको अगर हमें कर्मवाच्य में बदलना है, माँ खीर खाती पकाती है, तो पकाती क्या हो गई, यहाँ पर क्रिया हो गई। कौन पकाती है, माँ पकाती है, तो माँ कर्ता हो गई, ठीक है। तो क्रिया का संबंध कर्ता से हो गया, तो ये वाक्य क्या हो गया, कृत्यवाच्य हो गया। अब इसको हमें कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, तो कैसे करेंगे, माँ द्वारा खीर पकाई जाती है, ठीक है।
अब क्या पकाई जाती है, खीर पकाई जाती है। तो यहाँ आपकी प्रधानता किसी हो गई, खीर की प्रधानता हो गई, तो ये क्या बन गया, कर्मवाच्य बन गया। उसी प्रकार सारिका केला खाती है, तो सारिका क्या केला खाती, तो खाती है, कौन खाती है, सारिका खाती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रधानता किसकी है, कर्ता की है, तो ये कृत्यवाच्य। अब इसको हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो सारिका द्वारा केला खाया जाता है। तो अब यहाँ पर प्रधानता किसकी होगी, कर्म, केला की प्रधानता हो गई। ठीक, तो क्या बन गया, कर्मवाच्य बन गया। तीसरा है काव्य ने पौधे लगाए, तो पौधे किसने लगाए, काव्य ने लगाए, तो ये कृत्यवाच्य है। अब इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो काव्य द्वारा पौधे लगाए गए। ठीक है, अब है कृत्यवाच्य से भाववाच्य बनाना। अब बच्चों फिर है, मतलब कृत्यवाच्य से आपको कहा जाए भाववाच्य बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी कुछ बातों पर ध्यान देना चाहेंगे। पहला क्या है, कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग करें। तो इसमें भी क्या होता है, भाववाच्य में भी कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, परंतु इसमें क्या अंतर होता है, उसमें भी प्रयोग किया जाता है कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में, लेकिन जब कृतवाच्य से भाववाच्य में प्रयोग किया जाता है तो ये वाक्य कैसे बन जाते हैं, ये निषेधवाचक वाक्य होते, निषेधात्मक वाच्य होते हैं। ठीक है, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाता लगाया जाता है। जो मुख्य क्रिया होती है उसको सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन के साथ जाता लगाए। और तीसरा क्या है, धातु मूल जो क्रिया होती है, जैसे पढ़ना के मूल धातु क्या हो, पढ़, ठीक है, के साथ एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष को वही काल लगाए जो कृतवाच्य की क्रिया का है। मतलब इसमें जब कृतवाचक से भाववाच्य में बदलते हैं तो मूल क्रिया जो होती है उसका एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष को वही काल लगाएं जो कृतवाच्य की क्रिया का है। ठीक है, जैसे तारे चमकते हैं, तो तारे चमकते हैं ये कृतवाच्य हो गया, तारे कौन चमकता, तारे, तारे क्या हो गई, कर्ता हो गई, चमकते हैं क्रिया। ठीक है, अब इसको हम भाववाच्य में बदलेंगे तो तारों से चमका नहीं जाता। ठीक है, बालक दौड़ नहीं सकता, तो बालक से दौड़ा नहीं जाता, मैं दौड़ नहीं सकता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, तो क्या हो गया। ठीक है, तो भाववाच्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, निषेधात्मक, निषेधवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको समझाया है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछिएगा, और आपकी जो बुक में एग्जाम्पल हैं उनको और अच्छे से देखिए। ठीक है, और मैंने एक वीडियो भेजा है उसको भी ध्यान से सुनिए। ठीक है, कल हम इसके अभ्यास प्रश्न करवाएंगे। हरे कृष्णा बच्चों।